ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, हमारे पूरे भारतवर्ष के साथियों। आज मैं आपको कोरोना एक विश्वव्यापी झूठ, WHO का व्यवसायिक कुचक्र, षड्यंत्र, इसके ऊपर मैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार आपसे बात करूंगा और कुछ फैक्ट्स जो कि सामान्य बुद्धि वाला हर आदमी समझ सकता है। मैं कोई ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण करके आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा, सामान्य सी बातें रखूंगा जिसको देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना अगर ये फ्लू वायरस है भी तो इससे कैसे बचाव हो सकता है। दरअसल ये मजदूरों की हालत देख के, जो हमारे देश में अपने भाई बहन हैं जो अभी परेशान हो रखे हैं, जिनका जॉब चला गया है, जो बेघर हो गए हैं, भाग रहे हैं सड़कों पे, 20-20 दिन से पैदल चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके बाल बच्चों को रोटी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, उनको देख के कोरोना से मन एकदम द्रवित हो गया। और इसलिए मैं फिर से एक अपनी बात को सामने रखने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। दूसरी बात है कि यदि आज के समय में आज राजीव भाई दीक्षित होते तो शायद हमें कुछ ताकत मिलती, शायद इस दुष्चक्र को नाकाम करने में उनकी समझ कुछ काम आ पाती, क्योंकि उनके पास जो अनुभव और ज्ञान का एक समुद्र था, अथाह समुद्र का खजाना, वो आज रिक्तता दिखती है समाज में। उनके जैसा सच बोलने वाला भी आज शायद ही कोई एक आध बिरला दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही। एक विश्वरूप राय चौधरी दिख रहे हैं। दरअसल मैं जो कहना चाह रहा हूं उससे पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं कि मैं हर चिकित्सा पद्धति का यथायोग्य सम्मान करता हूं। जो चिकित्सा पद्धति जिस काम के लिए बनी हुई है उसका इस्तेमाल वही होना चाहिए। एक ही चिकित्सा पद्धति दुनिया के हर रोगों में कारगर नहीं होती। कभी एक ही गणित का सूत्र कभी भी हर गणित के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। उसी प्रकार जो एक्सीडेंट केस हैं, जो अकस्मात कोई अटैक वाला केस है, जहां पे स्वच्छता संबंधी कोई ऐसा समस्या आ गई है, तो वहां तो एलोपैथी ठीक है, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज में कहां तक इसको यूज करके लोग कारगर हो रहे हैं, आपको भी सोचना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति, वह उसका जो आधार है वो ट्रायल एंड एरर। इसका जो सिलेबस तैयार किया गया वो तुक्का है, एक तरह तीर तुक्का है। ट्रायल करो, गलती करो, एक टैबलेट काम नहीं किया दूसरी दे दो, दूसरा दवाई काम नहीं, इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन काम नहीं, ऑपरेशन बता दो, ऑपरेशन काम नहीं, स्टेरॉइड ठोक दो, कुछ से कुछ एक ट्रायल ही होता रहता है। इस पे कोई सिस्टमेटिक उपचार नहीं होता है, सिम्टम के आधार पर उपचार होता है। आप बोलोगे कि मुझे है तभी उपचार करेंगे, कोई इसका मेडिकल परीक्षण भी ऑथेंटिक नहीं है। आज जैसे कोरोना टेस्ट है, कुछ भी है, कोई भी टेस्ट है, जब तक आपके माथे में दर्द नहीं होगा तब तक परीक्षण नहीं करें। कई बार आपके माथे में दर्द होगा, मशीन कहेगा नहीं है, तो आप मशीन की सुन लो, फिर माथे की इलाज मत कराओ। ये कुछ कंफर्मेटरी नहीं है। तो इसका जो सिलेबस तैयार है उसमें कोई विज्ञान नहीं है, एक फिक्स फॉर्मूला है। इसके अलावा डॉक्टरों को भी कहा जाता है ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये करते रहो। ये दवाई काम नहीं की वो चलाओ, वो नहीं चला तो वो चलाओ, हर 3 दिन बाद चेंज करते रहो, इसमें बस ऐसे करके चलता है। दूसरा जो मैं ये प्रश्न रखना चाहता हूं, यदि लाइफ स्टाइल डिजीज में या बड़े बड़े रोगों में एलोपैथी समाधान होता तो इतने लोग जो मर रहे हैं अकाल मृत्यु, दवाई खा खा के मर रहे हैं, उपचार से मर रहे हैं। अब देखा अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, ये सब कम उम्र में 50-52 की उम्र थी मनोहर, अभी इरफान खान, ऋषि कपूर, ये सब तो मर गए दवाई खा के, इलाज नहीं हुआ इनका। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि सचमुच उसमें इलाज है या हम एक कॉन्स्पिरेसी के शिकार है। WHO आने से पहले, या ये जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति 150-200 साल पहले आने से पहले भी हमारे पूरे दुनिया में चिकित्सा शास्त्र, वैद्यक शास्त्र कहते थे उसको, भेषज कहते थे आयुर्वेद को, यह पूरे प्रमाणिकता के साथ चल रहा था। इतने लोग मरते नहीं, पहले महामारियां उठती थी, उसका समाधान होता था। लेकिन जब से WHO आया तब से यह पूरे दुनिया से फंड इकट्ठा करके नए नए वायरस, नए नए रोगों का नामकरण करके एक बहुत बड़ा बिजनेस करता है। और इसमें जो बड़े बड़े देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, वो टीके बनाते हैं, मेडिकल टेस्ट बनाते हैं, किट बनाते हैं और टीका बेच, वैक्सीनाइजेशन बेच के गरीब देशों से पैसा कमा लेते हैं। हमारे जैसे लोगों के टैक्स के पैसे सरकारें उनको अरबों रुपए दे देती है और हमारे लिए दवाई की जहर खिलाया जाता है हमें, और उससे हमारा स्वास्थ्य तो बचता नहीं, एक इंडस्ट्री जरूर चलता रहता है और सामान्य मानव गरीब होता जाता है। एक तो ये समझना है। अब मैं सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, लोग मर क्यों रहे हैं। देखिए, आप यदि नॉर्मल गूगल पे सर्च कर लें, पिछले 10-20 सालों का, 50 साल का उठा के डेटा देख लो, हर वर्ष
2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, मतलब एवरेज 5 से 7 लाख लोग हर वर्ष इन्फ्लुएंजा जैसे डिजीज को कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI से लगभग 5-7 लाख लोग हर साल मरते हैं। अभी कोरोना से मृत्यु हुई है मात्र 3-3.5 लाख बताया जा रहा है, जो भी उनका आंकड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना वायरस नहीं, वायरस हो सकता है, लेकिन यह एक फ्लू वायरस ही है, इन्फ्लुएंजा ये जैसे स्वाइन फ्लू है, निपा, जीपा, वार, सार्स, ये जितने डेंगू, चिकन, इसी ढंग का एक वायरस है, उसी प्रजाति का, कोई कुछ भी इसमें नया नहीं। नया एक ही चीज है कि लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया, देश दुनिया में कोई गतिविधि चल नहीं रही है, तो पूरे दिन टीवी पे यही स्कोर बताए जाते हैं, इतने मर गए, उतने मर गए, ये देखो 4 लोग मर गए, 8 लोग मर गए, और कोई न्यूज ही नहीं है। बस ये मानस के दिमाग में, मनुष्य के मानस में बैठ के एक जड़ें जमा के उसको पूरे दिन इसी में उलझाया जा रहा है कि लोग मर क्या रहे। जबकि आपको सच्चाई बताऊं तो टीबी से हमारे देश में हर सेकेंड में एक आदमी मरता है, यानी 5 से 6 लाख लोग टीबी से हर सेकेंड मरता है। पूरी दुनिया में टीबी से 15 से 20 लाख लोग मरते हैं। अब आप कल्पना करें, पूरी दुनिया में भी 1 सेकेंड में 1 लोग लगभग मर जाते हैं टीबी से, उसका कोई स्कोर नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावे आप यकीन करें तो उम्र से, दहशत से, दवाओं को खाने से, कई बार पुराने इलनेस की वजह से, कई बार जो वहां क्वारंटाइन में रखा जाता है उसकी वजह से भी लोग मरते हैं, लेकिन वो सारा केस कोरोना में शिफ्ट किया जाए, कोरोना से मार रहा है। नेक्स्ट चीजें, यदि चेन टूटने से, मैं बहुत गहरी बातें कहने जा रहा हूं, यदि चेन टूटने से यह रोग जाता तो सरकार को 1 महीने से 21 दिन से 1 महीना, 3 से 4 सप्ताह में सब कुछ क्लियर हो जाता। तो यह भी झूठ एक WHO का पकड़ में आ चुका है कि ये चेन से फैलाव नहीं हो रहा है, चेन तो तोड़ चुके हैं, 2 महीना लॉकडाउन में हो चुका है, फिर ये केस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? और केस बढ़ते जा रहे हैं तो कौन सा टेस्ट है जिसको करके केस को लाया जा रहा है? इतने लोग परहेज कर रहे हैं, इतनी जागरूकता फैले, फिर भी केस क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। यह चेन वैन से कुछ नहीं होने वाला, ये लॉकडाउन से भी कुछ नहीं होने वाला। सरकार 1 महीने तक कुछ रिजल्ट नहीं है, सरकार को लॉकडाउन खोल देना चाहिए था, 1 महीने फालतू हो गया, और चौथा लॉकडाउन जो बढ़ाया तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ हासिल नहीं होने वाला, लोग पूरे परेशान हो चुके हैं, घर में बंद हो गए, इनको व्यवसाय, रोजगार, भविष्य के प्रति अनिश्चितता होने से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और यह विद्रोह का रूप धारण कर रहा है। इसका लाभ जो देशद्रोही शक्तियां हैं, जो भारत का हित नहीं चाहती, वो उठाएंगी, उनको भड़का के सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करवाएंगे उनसे। सरकार को विचार करना चाहिए इस उम्र पे। अब चाहे तो आप 2 साल लॉकडाउन कर लो, इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला, इसलिए लॉकडाउन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होते हैं, कुंभ मेला है, मंदिर मस्जिद है, उस सब पे आप अभी स्कूल कॉलेज यहाँ पे आप थोड़ा परहेज करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे रश होता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट, RT-PCR टेस्ट कितना ऑथेंटिक है, यह विचार करने की जरूरत है। सब लोग ध्यान रखें, जो RT-PCR टेस्ट है उसमें साफ सुथरा ऊपर भी लिखा हुआ है, यह टेस्ट जो है वो ट्रायल के लिए है, यह किसी मेडिकल रोगों के कंफर्मेशन के लिए नहीं है, यह ट्रायल बेसिस का टेस्ट है, इससे कंफर्मेटरी कोई भी नहीं है। नाक से जो ड्रॉपलेट्स लेते हैं उसमें दिखाता है पॉजिटिव, मुंह से दिखाता है निगेटिव, सुबह दिखाता है निगेटिव, शाम को दिखाता है पॉजिटिव, इसका कोई चक्कर समझ नहीं आ रहा है। इसलिए इस पे कोई कंफर्मेटरी विश्वास नहीं किया जा सकता कि जितने केस बताए जा रहे हैं वह सच ही है, इस पे प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी, सब लोग जानते हैं कि जो टीकाकरण है वह टीकाकरण उसी वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के टीके बनाए जाते हैं, वो शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर ले। तो ये मनुष्य को समान हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्यों नहीं छोड़ा जाए, इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता? शरीर तो अपने आप ही सब कुछ बनाता रहता है, शरीर अपने आप बताता है, शरीर अपने आप बनाता है। कई बार शरीर में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी पड़ती, अंदर लीवर ही बना लेता है, उसके लिए बस उचित आहार, उचित माहौल की जरूरत होती है। यह सब नॉर्मल हेल्थ एजुकेशन, इस पर बहुत ज्यादा कोई अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा है? 3-4 महीने से ये लोग परेशान हैं, इनका किराया मांगा जाने लगा है, चलो इनको खाना नहीं मिला, चलो जो भी प्रॉब्लम हुई इनको, फिर इनको ट्रेन उपलब्ध नहीं हो पाया, फिर इनके साथ तमाम समस्याएं आई, अब इनका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं वहां पे। सरकार इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करती, इनको वापस घर क्यों नहीं छोड़ती, या फिर सरकारें लॉकडाउन खोल के कामकाज क्यों नहीं शुरू कर पा रही? काम काज होता है एक चेन से, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फैक्ट्री चालू कर दी, दुकान खुला दी, सामान बिकेगा कहीं, फिर सामान वहां पे आएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट खुलेगा नहीं, तो सामान बन के भी क्या होगा? आप कहते हैं फैक्ट्री चालू करो, दुकान नहीं खुलेगा, दुकान चालू करो,
ये सर्विस चालू नहीं होगी। जब खोलना है तो पूरा ही खोलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस लॉकडाउन का देशद्रोही बहुत फायदा उठा रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। सरकार को इस पर बहुत जल्दी विचार करना चाहिए। मैं ये कहता हूं, जब WHO नहीं था तब क्या दुनिया में लोग जी नहीं रहे थे क्या? 150-200 साल, जब चलो 60-70 साल से WHO आया, उसके गाइडलाइन में अगर आप आंकड़ा उठा के देखोगे तो 100 में से जितने WHO गाइडलाइंस में रोग होते हैं उसमें से अधिकतर लोग मर जाते हैं, बचते बहुत कम है। हमारा कहना यह है कि योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के विशेषज्ञों सलाह क्यों नहीं करती सरकारें? जो इतने विशेषज्ञ भरे पड़े हैं, जो नीम, हल्दी, तुलसी, नींबू, लहसुन खिला के ठीक कर सकते हैं। यह सामान्य सा रोग है, मैं अभी उसका उपचार भी बताऊंगा, ये वायरस कैसे खत्म हो जाता है। और ये किसी से सलाह नहीं करती सरकार, सिर्फ और सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति के भरोसे बैठी हुई है। क्या लोगों को देश में लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं है कि जाके आयुर्वेद में इलाज कर सके, नेचुरोपैथी जहां योगा करें, उनको कुछ भी करने से मना किया जा रहा है। घर में काढ़े पियो, इतनी जब शिक्षा फैलेगी नहीं तो लोग करेंगे कैसे? आप ही जब वोट मांगने जाते हो तो बड़े बड़े माइक पकड़ के लंबे लंबे गीत गाते हो, योग करो, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और जब काम करने की बारी आती तो किसी नेचुरोपैथी डॉक्टर को एक पेशेंट नहीं दिया गया कोरोना पेशेंट की, उसको ठीक करके बताओ। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को तो सारा बंद पड़ा हुआ है। मैं खुद नेचुरोपैथी सेंटर चलाता हूं, मेरे को काम नहीं करने दिया गया, ना कोई पेशेंट देता है, ना कोई, सिर्फ एलोपैथी में क्वारंटाइन कर दो, क्वारंटाइन कर दो, क्वारंटाइन कर दो। क्या लगता है आप एलोपैथिक भरोसे स्वास्थ्य हासिल कर लोगे? और एलोपैथी स्वास्थ्य देती तो इतने लोग स्वस्थ हो जाते हैं जो 30-30, 20-20 साल में दवाइयां खिला रहे हैं, बचपन से टीके लगाए जा रहे हैं उनको, 50-50 साल में हार्ट फूट के मर रहे हैं दवाई खा खा के। ये शरीर तो इसलिए केमिकल बर्दाश्त नहीं, स्वस्थ व्यक्ति दवाई खा के मर जाए, फिर बीमार आदमी को दवाई खिलाया जाता है। इतनी दवाई की जरूरत क्या है? हेल्थ एजुकेशन क्यों नहीं डेवलप हम करते? जो योग, नेचुरोपैथी हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान है, वैदिक जो व्यवस्था है, जो भेषज है, या जो हमारा अपना चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति, उसको डेवलप क्यों नहीं किया? ये हमारे लिए एक अवसर भी था। इस अवसर को हम क्यों खो रहे हैं? इसी बहाने हम अपनी चिकित्सा पद्धति लागू करें। हम काढ़े, हमारे टैबलेट्स बना सकते हैं, अश्वगंधा के, अनार के पत्ते, गिलोय के। स्वयं बाबा रामदेव पिछली बार जो चिकनगुनिया, डेंगू फैलाने में देखा था, गिलोय के पत्ते ले लेके सारे देश में प्रचार किया। अब कोई गिलोय का चर्चा नहीं कर रहा। वह नीम, गिलोय, तुलसी, अदरक कहाँ गया? तो थोड़ा इस पर विचार करने की जरूरत है। नेक्स्ट, मैं बड़े ही दुखी मन से कहता हूं कि राजीव दीक्षित की आज बहुत याद आ रही। यदि ऐसा सत्यवादी 2-4 लोग भी देश में होते तो वह सत्य बोल के लोगों को जागरूक कर देते। आज जो सत्य एक आध बोल रहे हैं, विश्वरूप राय चौधरी या और भी कई आचार्य, में नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनको मैंने परखा नहीं। विश्वरूप राय चौधरी को थोड़ा मैंने परखा है तो मैं जान पा रहा हूं, वो सत्य बोलना चाहते हैं, बोलते हैं। तो ये जो सच बोल रहे हैं इस पे लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे। सरकारों को, हेल्थ मिनिस्टर के पास स्वयं विश्वरूप राय चौधरी जाके कहा कि मुझे मौका दो काम करने में, 3 से 7 दिन कोरोना ठीक हो जाऊंगा, ठीक कर दूंगा, यदि मेरे को लग गया तो मैं भी अपना ठीक करके दिखा दूंगा। तो फिर काम करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? नेक्स्ट चीज है, यदि कोरोना पेशेंट या चलो कोई भी फ्लू पेशेंट वो देखे 50 लोग ही सरकार देती, कम से पता तो चल जाता उससे ठीक होते भी हैं कि नहीं। तो ये तो सामान्य सी बात है कि अब एक और गहरी बात मैं बताने जा रहा हूं। जितने भी एलोपैथी ट्रायल होते हैं पशुओं पे होते हैं, पक्षियों पे होते हैं, चमगादड़ पे, बिल्ली पे, चूहे पे होते हैं, और इलाज मनुष्य का किया जाता है। ये कौन सा बेवकूफाना ट्रायल है? जो अपने देश की साइकोलॉजी, उसके ट्रायल भी पशुओं में किया जा रहे हैं। मानव के मन का ट्रायल किया जा रहा है मनुष्य के मन के ऊपर। इसीलिए देश दुनिया में एक कमियां खलती। जो भी बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं अर्थशास्त्र के, कभी अर्थशास्त्री नहीं बनते हो। जो राजनीति के बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं, जिनका नंबर 90% से ऊपर होता है, वह राजनीति में आते ही नहीं। जो 1 नंबर के इंजीनियर होते हैं उनको बड़ा इंजीनियर बनने नहीं दिया जाता, या फिर बन ही नहीं पाते हो, क्योंकि हमारा जो ट्रायल का आधार है वही गलत है। भारतीय ट्रायल, जो भारतीय पहले जो पुरातन व्यवस्था थी, हम आज क्यों नहीं लागू कर रहे? पूरी दुनिया को हम एक आधार दे सकते हैं, पूरी दुनिया को हम एक दूरदृष्टि के माध्यम से उनको रास्ता दिखा सकते हैं। सभी विशेषज्ञ, आज देखिए जो ऊपर बैठे हुए विशेषज्ञ हैं या जो भी बड़े लीडर हैं, वह कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ के नहीं आए। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जो बैठे हैं वह साइकोलॉजी पढ़ता ही नहीं, उसको पता वो पढ़ेंगे तो बेवकूफ बन जाएंगे। जो अर्थशास्त्री ऊपर बैठा होगा वो अर्थशास्त्र पढ़ता नहीं, उसका जो ज्ञान विज्ञान है वह जब तक
प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं होगा, तो उस हमारी पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने के नहीं होता, पढ़ाई होता है मानव कल्याण के लिए। हमारी विद्याएं, हमारा जो धन है या हमारे जीवन जो कुछ शक्तियां हैं, सिद्धियां, वह सब मानव के संसार के कल्याण के लिए आना चाहिए, तभी वो चीजें हैं। अब एलोपैथी से आप मृत्यु का आंकड़ा देखेंगे, मैं एक एक पॉइंट वाइज अपनी बात कहना है। तो जो मर रहे हैं ज्यादातर 60-70 से ऊपर के लोग हैं, इसलिए ज्यादा घबराना है। 30-40 के ही मर रहे हैं, जिनकी बहुत लो इम्यूनिटी है वो मर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्मेटरी नहीं है, उसी से मर रहे हैं, और भी किसी रोगों से वो हो सकते हैं मर रहे हैं। इसके अलावा जो 3-4 चीजें बिक रही है, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट, यह जब हम यूज करते हैं प्रकृति से दूर हो जाते हैं, हवा और धूप से दूर हो जाते हैं। ध्यान रखें, इससे आप बच नहीं सकते मास्क लगा के। बचना होता तो इतने लोग पूरी दुनिया मास्क लगा रहे हैं, मास्क लगा के बच नहीं जाते। अरे हैंड सैनिटाइजर से तो शरीर के और से एंजाइम मर जाते हैं। इससे अच्छा है, मैं एक रास्ता बताता हूं कि ठीक है, धूल मिट्टी से बचने के लिए कोई हल्का सूती कपड़ा रखा जाए, मंजूर है, लेकिन जो ये तमाम तरह के केमिकल प्रसाधन यूज किए जा रहे हैं, उसकी जगह पे नींबू का रस, ग्लिसरीन, फिटकिरी, जामुन, सेव के सिरके से हाथ धोना बेहतर रहता है। आप प्रयोग करके देख लें, आप ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा सुखी रहेंगे। मात्र 75-80 रुपए का एक सिरका आता है, आधा लीटर का, उससे आप 1 महीने तक एक परिवार हाथ धो सकता है। उसमें पानी मिला के रख लो, उसमें 5 गुना 7 गुना पानी मिला दो, आधा लीटर 2.5-3 लीटर बन जाता है, उससे हाथ धोते रहो। नींबू का रस, फिटकिरी का को घोल के रख लो, 10 रुपए की फिटकिरी में 2 महीने तक हाथ धोता रह जाएगा। यह भी एक इंडस्ट्री है, और ये सब बेकार की चीज से कुछ होने वाला नहीं। मैं मानता हूं स्वच्छता जरूरी है, स्वच्छता बहुत जरूरी है, बिना स्वच्छता के हेल्थ नहीं मिलता। लेकिन ध्यान रखें, आप बाहरी स्वच्छता फैला के पूरी तरह रोग का नाश नहीं कर सकते। बाहरी स्वच्छता जरूरी है, लेकिन अंदरूनी स्वच्छता, रोगों का 80-90% कारण आपके पेट में है। जब तक आपकी आंतें शुद्ध नहीं होगी, खून साफ नहीं होगा, अंदर का वायु पित्त कफ बैलेंस नहीं होगा, रोग नहीं जा सकते। बाहर पूरी तरह से आप इस शरीर को क्रीम पाउडर लगा के बिल्कुल डनाडन कर दें, और अंदर पूरा मलबा भरा पड़ा है, 5 साल से उसका पेट साफ नहीं हुआ है, गंदगी फैल रही है, तो क्या वहां वायरस नहीं पनपेंगे क्या? वायरस का नियम है, वो गंदगी के प्रति अपने आप आकर्षित हो जाता है। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है, जहां पे गंदगी होगी वायरस वहीं आता है। तो पेट में, शरीर में गंदगी है, किसी गले में फंसा हुआ कफ निकला नहीं, दमा से पीड़ित है, 10 साल से दवाई ठोक के सुखाया जा रहा है उसने, कोई शुगर से पीड़ित है, उसके खून में तमाम ग्लूकोज इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उसको तो वायरस अपने आप पनप जाता है। ये बाहर से वायरस कहां फैल रहा है? बाहर से वायरस गंदगी से फैलते हैं। गंदगी तो 10% 20% इफेक्ट करता है, इस बात पे विचार होना चाहिए। नेक्स्ट है, टीबी से एक व्यक्ति टीबी का संक्रमित 17 लोगों को फैलाता है। मैं बिल्कुल अभी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं। एक टीबी का मरीज 17 आदमी तक टीबी पहुंचा सकता है, और एक कोरोना का पेशेंट 2 से 3 आदमी तक पहुंचा सकता है। आज तक टीबी वाले लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं हुआ है, और दरअसल सबसे बड़ा खतरा टीबी है, सबसे बड़ा खतरा इन्फ्लुएंजा है, सबसे बड़ा खतरा हमारे जो रोग हैं वो बीपी, शुगर, मोटापा और तमाम जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। आज जो कोरोना का एक भयंकर ये भ्रम और एक अत्याचार चल रहा है लोगों पर, हमें विचार करना चाहिए कि तालाबंदी से क्या मिला? माया मिली या राम? न धन बचे, न स्वास्थ्य बचे। लोग, कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, पैसे हमारे खराब हो गए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोगों का रोजगार चला गया, कुछ नहीं मिला, व्यवसायिक उद्योगी सब बर्बाद हुए। हमें मिला क्या? सरकार को इस पर जल्दी जल्दी विचार करके डिसीजन लेना चाहिए। और आगे बता रहा हूं, कितना दिन भी कर लो, हासिल कुछ नहीं होने वाला। WHO का बिजनेस जरूर चल जाएगा, भारत देश के और पूरी दुनिया के पैसे जरूर इकट्ठा कर लेगा, और टीका और इसके बनाने के चक्कर में। यह अमेरिका और ऐसे चाइना जैसे देशों की चाल होती, WHO को साध के और अपनी दवाइयां बेचते हैं, किट बेचते हैं, तमाम कच्चे माल बेचते हैं। यह भी एक बिजनेस है, हमें बिजनेस के कुचक से बाहर आना चाहिए। हम स्वदेशी के माला जपते, गीत गाते, लेकिन करते कुछ नहीं है। अच्छे लोग योग स्वदेशी की गीत गाते हैं, नेचुरोपैथी गीत तो गाएंगे, लेकिन खाते वही है जाके, वो सब दवाई खाते हैं घर में छुप के, सब विदेशी प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये इतने झूठे लोग हैं, तो हम कर कुछ नहीं रहे हैं। अब मैं 2 बातें लास्ट कहूंगा, तीसरे में उपचार बताऊंगा। पहली बात तो ये कहूंगा कि 20 लाख करोड़ का फंड, हमें 20 लाख करोड़ का फंड नहीं चाहिए, हमें स्वास्थ्य वाली चीजें चाहिए। देखिए, ये पेठा 30 रुपए का है, यह पपीता 50 रुपए का है,
अगर हम एक पेठा और एक पपीता अपने परिवार के लिए रोज खाए, इस पपीता को आप छिलका सहित खाइए, बीज भी चबाइए इसको कुछ मत फेंके आप, इसका जो जड़ है ये भी आप खाएं। इस पपीता, इस पेठा में हमें लगा है 80 रुपए। 80 रुपए यदि एक परिवार पे एक महीना खर्च कर दिया जाए, 2400 रुपए। 2400 रुपए में एक परिवार का लाखों रुपए का स्वास्थ्य का मेडिकल बजट का जो बिल है वो बच जाएगा। अगर हम ये 1.5 किलो का पपीता है, 4-5 आदमी का फैमिली 300-300 ग्राम पपीता खा ले, इसका छिलका पी ले, और यह हल्का सा उबाल के या कच्चा पेठा, ये तो इतना अद्भुत है, इसमें इतनी इम्यूनिटी जबरदस्त है कि क्या बताऊं। हम ये क्यों नहीं करते? आप 20 रुपए खर्च करना सीखें फल पे, किसान उन्नत होगा, देश का व्यवसाय सुधरेगा, हम स्वास्थ्य भी बचाएंगे, धन भी बचाएंगे। हम फल सब्जियों की खेती भी जोड़ा, अधिक फल कंज्यूम करेगा, अधिक सब्जियां खाएंगे तो अधिक किसान लाभान्वित होंगे। हम सब कहीं न कहीं किसानों के घर से ही हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, मेरा भाई भी खेती करता है, मेरे रिश्तेदार भी सब खेती करते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं जो यहाँ पे काम कर रहा हूं, अपना सेल्फ इंडस्ट्री चला रहा हूं, सेल्फ एक प्रोफेशन में हूं। इस तरह जितने भी लोग हैं व्यवसायी हैं, कोई न कोई उनके रिश्तेदार या घर परिवार लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। तो हमें फल सब्जियों, पत्तों, सलादों, अंकुरित करके अन्न, इस सब पे, नारियल, ये केले, इस सब पे हमारे ध्यान बढ़ाने, बीज गिरियां, जो अलसी के बीज है, कलौंजी के बीज है, चिरायता, नीम, तो इस सब पे बढ़ाने चाहिए अपने फोकस, ताकि किसान और हम दोनों बच सके। क्योंकि जीवन चलता है सहयोग के आधार पे, हम सहयोग नहीं करेंगे तो हम सहयोग से कट जाएंगे। नेक्स्ट, आप कुछ भी कर लो, रोग से नहीं बच सकते, लेकिन एक काम करके बच सकते, इम्यूनिटी बढ़ाओ, बाकी सब छोड़ दो। अपना प्रोटेक्शन तंत्र, अपना ढाल इतना मजबूत कर लो कि आपको रोग लगे ही ना। इतने वायरस हैं दुनिया में कि 24 घंटे आप वायरस के बीच में रहते हैं, हम सब रहते हैं, लेकिन जिनका सुरक्षा तंत्र मजबूत है वो 100 साल आज भी लोग जी रहे हैं। आज भी 80-90 साल जापान में लोग जी रहे हैं, जबकि वो खाते क्या है? नेचुरल डाइट खाते हैं, सी फूड खाते हैं, जो उपलब्ध है रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल खाते हैं। वो बाहर से नहीं मंगाते कि हमें बासमती चाहिए और हमें जो विदेशी ब्रांडेड प्रोडक्ट ही चाहिए, वो देसी चीजें यूज करते हैं, आसपास की चीजों की यूज करते हैं। अरे हम कम खर्च करेंगे तो इनकम कम हो जाएगा तो भी टेंशन नहीं होगा। कम इनकम कम खर्च, अधिक इनकम अधिक खर्च, व्यर्थ में खर्च। तो इस व्यर्थ के खर्च बचना, मैं 5-7 चीजें आपको बताऊंगा, वह चीजें आप करें और मैं अपने वीडियो को समाप्त कर दूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। पहला, ये जो वायरस फ्लू है, या इसको मैं वायरस कहता, इसको मैं कोरोना नहीं कहता, इसको इन्फ्लुएंजा कहूंगा। इन्फ्लुएंजा ही है ये, इसका नाम बेशक अगले साल और भी एक नया ड्रामा आ जाएगा कोई दूसरे नाम से, यही वायरस यही रहेंगे। ये पुराने साल भी थे, अब वो उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो कहा गया, वो नीपा, जीका, सार्स और स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। तो नाक में रोज तेल डालें आप, सोते वक्त सरसों का या सरबिंदु तेल, नीम का तेल डालें नाक में 10-10 बूंद। तमाम इस एरिया के रोग से बचे रहेंगे। रोज 15-20 बार छींक मारे, नाक में कुछ डाल के, धूप देख के छींक मारने से बहुत अच्छा रहता है। आपके फेफड़े और हार्ट का जो सिस्टम है, सांस लेने का, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो श्वसन संस्थान है, वह साफ सुथरे रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा, पानी का गरारा करें या उल्टी करें, कुंजल क्रिया, मेरे यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, उल्टी, पानी पी के उल्टी गिरें। नेक्स्ट है, तालू साफ करें। हर रात को जब आप ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो तालू को रगड़ के साफ करो, तमाम कफ जमे रहते हैं, वो ड्रॉपलेट्स, वहां पे बहुत सारी गंदगी इकट्ठा होती रहती, आंखों की रोशनी पे भी बहुत इफेक्ट डालता हो। तो रोज तालू साफ करना सीखें, इससे कोरोना जैसे वायरस से भी बचेंगे, फ्लू जैसे बीमारियों से बचेंगे, तमाम कफ रोग से बच जाएंगे। तुलसी, हल्दी, अजवाइन, सौंफ, धनिया, जीरा, काली मिर्च, अदरक, इस सब का मैं 3-4 चीज लेके काढ़ा बना के पिए, नींबू गुड़ डाल के पिए, चीनी न डालें, दूध न डालें। तिरकटू कहते हैं, सौंठ, पिपली, काली मिर्च। इसी प्रकार जो तीखी चीजें हैं, जैसे मिर्ची हो गई, अदरक हो गया और सौंठ हो गया, पिपली हो गया, कटु चीजें, कड़वी तीखी चीजें, थोड़ा उसका सेवन करो, कफ जैसे रोगों का नाश करता है, शरीर में पर्याप्त गर्मी बना के रखता है, और यदि शरीर में गर्मी अधिक हो गई तो ठंडक भी पहुंचाता है। तो एक तो ये करना है। अब मैं एक काढ़ा बता देता हूं, लहसुन की 2 कलियां, अदरक की छोटा सा टुकड़ा, कच्ची हल्दी का छोटा सा टुकड़ा और पान के डंठल 2, पान के पत्ते का डंठल 2, ये चारों चीज आप पीस लें और थोड़ा सा उसमें आप नींबू का रस या एप्पल साइडर विनेगर या जामुन का जो आसब होता है, जामुन का सिरका भी कहते हैं, सेव का सिरका, थोड़ा सिरका भी मिला,
और उसमें 1-2 चम्मच शहद मिलाएं और उसको ऐसे घोंटें, एक कटोरी छोटी सी लेके, और उसको 15-20 मिनट में चाटें। सुबह सुबह कुछ ना करें, 15-20 मिनट चाटें, उसको चटनी को धीरे धीरे चाटें, और फिर 15-20 मिनट में चाट के 20-30 मिनट या आधे 1 घंटे कुछ भी मुंह में ना लें। 3 ही दिन के प्रयोग में देखो कितना गजब का इफेक्ट करता है। गले के आसपास जितने भी सफोकेशन है, जितने भी कंजेशन है, कफ का रोग है, यह सब नाश हो जाता है। फल, आधा 1 किलो फल, जो बीमार है उनके लिए, और जो बीमार नहीं उनके लिए थोड़ा कम कर लो मात्रा। फल मौसम में उपलब्ध, 20 रुपए किलो तरबूज आता है, 1 किलो वही खा लो। मैंने कहता कि 200 रुपए किलो खाओ, वो भी नहीं मिलता तो 70-80-100 रुपए किलो छुहारे आते हैं, किशमिश आते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो लो थोड़ा सा, वह खा लो। तो फल, सलाद, मौसम के सलाद, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, और सब्जियां, कच्ची सब्जियां, भिंडी, तोरी, जो भी मौसम में मिलता है, ये पेठा भी, ये बहुत गजब का इफेक्ट रखता है। फल, सलाद, सब्जी और साग पत्ते, मैं बार बार चर्चा करता हूं, पालक के पत्ते, तुलसी के पत्ते, या फिर धनिया, पुदीना, मेथी, जो भी साग के पत्ते उपलब्ध हैं जो आप खा सकते हैं, उस पत्ते को जरूर चबाएं। इसके अलावा नीम, गिलोय के पत्ते, अनार के पत्ते, पपीते के पत्ते, जो भी उपलब्ध, बेल, आम, अमरूद, जो भी पत्ते थोड़ा चबा सकते हैं। पत्ते में बड़ी शक्ति होती है, रोगनाशक शक्ति होती है। धूप में जरूर आधा 1 घंटा बैठे, पीठ की तरफ से खाली शरीर, खुले बदन धूप लेना चाहिए, कम कपड़ों में लेना चाहिए महिलाओं के लिए। गर्म पाद स्नान, हॉट फुट बाथ बहुत इफेक्ट करता है। यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो भी गया तो हॉट फुट बाथ करें। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करें थोड़ा सा, और 3-4 बीज बता देता हूं, थोड़ा भून के खाइएगा उसको। तिल का बीज, अलसी कलौंजी का बीज, या फिर अल्फा का बीज, या फिर खसखस एक होता है, खसखस बहुत इफेक्टिव है इम्यून बढ़ाने के लिए। यह सब आप करें, महान सुपर इम्यूनिटी के फील्ड में आप उतर जाएंगे। वायरस तो क्या, वायरस का और भी कोई बड़ा रूप आपके सामने आएगा तो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं इस संकल्प के साथ। मैं तो करता हूं, प्राकृतिक जीवन का जो व्यवस्था है उसका पालना करता हूं। आप भी प्राकृतिक जीवन के फील्ड में आइए। नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, आहार सुधारें। कफ का जब कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कोई वायरस का लगे अटैक हो जाए, तो उस समय दूध, घी, रोटी, चावल बंद करने चाहिए। सिंपल फल, सलाद, सब्जियां अंकुरित करके, मूंग, चने, ये सब खाना है। धूप सेवन करना है, प्रकृति की शरण में जाना है, तनाव नहीं लेने हैं, दहशत नहीं जीना है, आराम से घर में थोड़ा रिलैक्स करना, कुछ नहीं करना भी एक काम ही है, आराम कर लेना भी एक काम है। ऐसा करके आप ठीक रह सकते हैं। मैं आपके भारत के अच्छे भविष्य के लिए, भारत को हम वो बनाना चाहते हैं, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, शिक्षित भारत, संस्कारवान भारत, स्वच्छ भारत, पूरी तरह से बौद्धिक और शारीरिक, मेद, इसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। अश्व शक्ति, शरीर की शक्ति, मेध की शक्ति यानी मस्तक का बल, दोनों मिला के जो बल तैयार होता है, वैसा भारत बनाना चाहते हैं। और यह जन जन के प्रयास से होगा। तो आप नेचर के संपर्क में आए, भूल जाइए सारा दवाई, स्वच्छता का पालन करते हुए। और मैं सरकार से लास्ट अनुरोध कर रहा हूं, ये लॉकडाउन वाले दुष्चक्र से बाहर निकलिए। जनता को देखें, जनता बहुत परेशान हो रही है, घर में बैठ बैठ के सब लोग दुखी हो गए हैं। आप काम को खोलें। बेशक जहां पे बहुत बड़ा जुलूस होता है, जो भीड़ इकट्ठी होती है, उसको आप बंद रखें। स्कूल भी बंद कर लें, चलो बच्चों को हम घर में पढ़ा लेंगे, लेकिन कार्य, रोजगार, व्यवसाय, ये मजदूर, उद्योगियों का काम बंद न करें, बहुत नुकसान देने वाला है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सरकारें तालाबंदी खोलो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था लागू करो। हेल्थ एजुकेशन, योग एजुकेशन, आयुर्वेद एजुकेशन आप सिलेबस में डालो, शिक्षा पॉलिसी में डालो कि हम स्वास्थ्य की शिक्षा बढ़ाएं। देश ऐसे नहीं शिक्षित, दवाओं के बल पे देश कभी स्वस्थ हो नहीं सकता। अगर होता तब तक तो 60-70 साल में हो गया होता। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम नमस्ते। मेरा भारत वर्ष महान हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।